comparison between three states of matter: solid, liquid, and gas. We have already stated one point, that's their major property and the composition. हमने आपसे ये बात कही कि in solid the shape and volume is fixed. In liquid, volume is fixed but shape is not. And in gases, both shape and volume are not fixed. Why? Then we create a story. I must say right now कि अभी तक तो हम इसे story कहते हैं. And we propose कि हमारे ख्याल में अगर एक basic assumption मान ली जाए कि all types of matter are made up of certain very small particles, may be called atom or molecules, then we can explain this behavior. So we explain behavior in this way that if the particles are not allowed to change their position, then automatically their shape and volume both will be fixed. If the particles are allowed to change their position in such a way that they will not change the mutual distance with the neighboring particles, then it must be liquid. Due to the change in position, they are changing their shape, but due to not changing their mutual distance, their volume is same or constant. In case of gas, since the position of the particles are continuously changing with the distance between them, neither of their shape nor volume will be same. ये बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. अब एक स्टेप आगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे साइंस डेवलप होती है, एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है, उसका हाइपोथेसिस बनता है, फिर उस हाइपोथेसिस को क्रॉस चेक करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड डिफरेंट सिचुएशन. व्हाट डू वी मीन बाय दिस? हम उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं उस हाइपोथेसिस पर, और उस पर एतराज ऑब्जेक्शंस करने की कोशिश करते हैं. अगर वो थ्योरी उन ऑब्जेक्शंस को रेक्टिफाई कर देती है, एक्सपेरिमेंट से उसके रिजल्ट सही आते हैं, तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग लॉ या थ्योरी बन जाती है. लेकिन अब यहाँ क्या इशू है? हमारे जहन में सवाल आ रहा है, सर ये क्यों हो रहा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उन पर तो इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि हिलो मत अपनी जगह से. लिक्विड को है कि अगर तुम अपनी जगह छोड़ो भी तो भाई का हाथ पकड़ के जाना है, नहीं तुम्हारे आसपास जो मॉलिक्यूल है वो तुम्हारे साथ जाएंगे. So you should not change the distance with your neighboring molecules if you are even moving. और गैस पर आपने इतनी मेहरबानी की हुई है कि उसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, जहाँ उसका दिल चाह रहा है जाए, जिस तरह अपना डिस्टेंस वेरी करता है करे. तो ये क्यों, ऐसा क्यों है? देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर दैट. क्योंकि है ऐसा, ऐसी बात है, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग बिहेव कर रही हैं. अगर तीनों की सिचुएशन सेम ही रखनी थी तो फिर उनका बिहेवियर अलग कैसे हो सकता था? तो व्हाई दिस इज सो? तो अब हम अपनी कहानी में एक और कैरेक्टर इन कर रहे हैं, और वो हमारा पॉइंट 3 होगा, और वो है द फोर्सेस विच होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर. हमारा मानना ये है कि असल में तमाम पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस बने हैं, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. आगे चलकर हमें पता चलेगा ना कि हर एलिमेंट में जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज इसलिए अलग हैं कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, 3 तरह के पार्टिकल्स और हैं, वो सब एटम्स में अलग अलग होते हैं. थोड़ा थोड़ा शायद याद आ जाए कि हम कहते थे कि एक एलिमेंट कार्बन है, उस कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है. सो ऑब्वियसली अब कार्बन जो भी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा वो इन इंटरनल पार्टिकल्स की वजह से होगी. अच्छा, अब 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और किसी एटम में नहीं है. किसी और एटम की बात करें, से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 है. इसका मतलब ये है कि एवरी एटम वुड हैव इट्स ओन कंपोजिशन. तो जब उस सब की कंपोजिशन अलग अलग है, सब में पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद अलग अलग है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? दे शुड बिहेव डिफरेंटली. अब कार्बन के एटम में वो बिहेवियर नहीं होगा जो ऑक्सीजन के एटम में है. ऑक्सीजन के एटम का बिहेवियर किसी और एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होगा. सो एवरी एटम विल बिहेव डिफरेंटली. अब उस डिफरेंट बिहेवियर को ही तो हम केमिस्ट्री में समझेंगे. आगे एक ही दिन में सारी बातें थोड़ी हमें आ जाएंगी. हम आगे जब पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें पढ़ेंगे. हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3 इसी बात पर है. फिर हम पढ़ेंगे कि इन एटम्स के स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा इन एटम्स में कैसी कैसी प्रॉपर्टीज हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि एटम, कौन से एटम
किस एटम के साथ मिलेंगे, किस एटम के साथ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो कौन सा एटम स्ट्रॉन्ग फोर्स देगा, कौन सा एटम वीक फोर्स देगा। ये फोर्सेस को केमिस्ट्री में कहते हैं बॉन्ड। तो हमारे चैप्टर 4 का नाम है बॉन्ड। इसका मतलब है कि ये सारी बातें जो भी मैं आपसे करूंगा, ये मैं आपको हाइलाइट्स बता रहा हूँ कमिंग अप नेक्स्ट की। होता है ना, टीवी में ड्रामा शुरू होता है तो पहले कुछ दिनों तक तो उसकी हाइलाइट्स दिखाते रहते हैं, ताकि आप लोग हैं वो अच्छा ड्रामा लग रहा है, देखें क्या होता है। तो ये वो चल रहा है कि हम आपको उन सारी बातों के नाम सिर्फ ले रहे होंगे जो आगे पूरे पूरे चैप्टर्स में पूरी पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ने हैं। So yes, we have a chapter 3 for atomic structure where we're going to deal with the structure of atoms of every element. And then we have a chapter 4 which is chemical bonding. Bonding means the force which keeps the atoms together. और अभी मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ कि these forces must not be same for every type of matter. हर मैटर में चूंकि अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो हर मैटर के अंदर अलग अलग टाइप्स की फोर्सेस होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस we classify the elements, the matter into 3 types जो आपके सामने है। तो अब वो सारा मैटर जिनके पार्टिकल्स अपने स्ट्रक्चर की वजह से इंतहाई स्ट्रॉन्ग फोर्स देते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को अपनी जगह छोड़ने नहीं देते, क्या बनेगा वो? सॉलिड। इसका मतलब है कि अब आप सवाल पूछे ना, क्यों नहीं ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड? भाई क्या कसूर किया है ऑक्सीजन के एटम ने को उसको सॉलिड बनने का मौका नहीं मिला? क्यों वाटर सॉलिड नहीं है? तो हमने कहा बात यह है कि ये फैसला होता है इससे कि जो पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस को बनाते हैं, उन पार्टिकल्स में क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अब किसी की प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रखती है, किसी की प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो इंटरमीडिएट रखती है, और किसी की प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो वीक रखती है। ऑल डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, जो हमें बाद में पता चल जाएगी और हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन में ऐसी क्या खूबी है कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो गैस बन गया। वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को सेमी होल्ड कर पाते हैं, तो वो लिक्विड बन गया। और आयरन के पार्टिकल एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली होल्ड करते हैं कि वो सॉलिड बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो चीजें दुनिया में सॉलिड हैं जिनके पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। वो चीजें दुनिया में गैस हैं जिनके पार्टिकल्स के दरमियान इंतहाई वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। और वो चीजें दुनिया में लिक्विड हैं जिनके पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मीडियम। ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब ये हमारा तीसरा पॉइंट बन रहा है और ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सो इन सॉलिड, अब अगर कोई हमसे पूछे व्हाई इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, बिकॉज दिस इज द रीजन। इन सॉलिड strong forces of attraction are present between particles. Here in liquid intermediate यूं कह रहे हैं forces of attraction between particles are less stronger than it, but stronger than gases. हम आगे भी ये बात नोट करेंगे कि इन एवरी कैरेक्टरिस्टिक और लिक्विड, हम हर बात में लिक्विड में देखेंगे कि इट वुड बी इंटरमीडिएट टू गैस एंड सॉलिड। हर बात में ये गैस और सॉलिड के बीच में आ रहा होगा। ऑलवेज सॉलिड
एक कोने पे होगा, गैस दूसरे पे, और जो भी बात होगी उसमें लिक्विड इन बिटवीन होगा। अच्छा, अब गैसेस के लिए यही पॉइंट अब कुछ वैसे ही प्रिडिक्टेबल है। इन गैसेस forces of attraction between particles are very weak। मेरे अल्फाज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। I just write very weak। तो very weak इतना वीक है कि sometime we consider it कि ये नहीं है, लेकिन बहरहाल सही तरीका ये है कि हम इसे वेरी 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 वीक कहते हैं, तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये ना कहें कि नहीं है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, वो आगे पता चलेगा। भाला सो देयर इज द कंपैरिजन ऑफ फोर्सेस, और दैट कंप्लीट्स आवर पिक्चर। यानी अब जो हम कहना चाहते हैं ना, वो यहाँ से कम्युनिकेट हो गया, तो अब हमारी स्टोरी, हमारे कैरेक्टर कंप्लीट हो गए। हमने कहा देखिए, आपको ये समझना है कि दुनिया में, हमने आपसे पहले भी कहा, दुनिया में जो मैटर डिस्ट्रीब्यूट है इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टीज, और कॉमन सेंस आपको ये बताती है कि अगर किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन है ना, तो उसकी वजह उसकी कंपोजिशन होती है। बहुत सीधी सी बात है। एक बिरयानी मैंने बनाई, एक बिरयानी आपने बनाई, लोगों ने वो बिरयानी खाने के बाद तबसरा किया कि ये सर आमिर ने जो बिरयानी बनाई है तो ज़रा भी टेस्टी नहीं, और ये जो आपने बनाई है इसकी क्या बात है। ठीक है, बिरयानी दोनों है, तो भाई क्या ये इसका जवाब होगा कि आपके हाथ में तो जादू है और मैं तो, मेरे हाथ में जादू नहीं? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। ये जज्बाती जुमले अच्छे लगते हैं, पेरेंट्स कह देते हैं अपने बच्चों को कुछ कराने के लिए, लेकिन एक्चुअली इसका रीज़न क्या होगा कि आपने बिरयानी बनाते वक्त उसके कंपोनेंट्स को, उसके कॉन्स्टिट्यूट जो भी उसमें डाले गए थे वो बिल्कुल सही प्रोपोर्शन से डाले, तो गालिबन आपको प्रैक्टिस थी और मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। इसका मतलब है दोनों बिरयानी के टेस्ट में फ़र्क इस वजह से नहीं है कि मेरे हाथ में जादू नहीं है और आपके हाथ में जादू है, बल्कि फ़र्क इस वजह से है कि मेरी बिरयानी के कंपोजिशंस डिफरेंट है और आपकी बिरयानी, हमने आपसे रेसिपी पूछी कि भाई आपने अपनी बिरयानी बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें डाली, कौन से मसाले डाले जिससे ये इतनी टेस्टी, अच्छा मैं ये डालना भूल गया। तो फौरन समझ में आ गया कि मेरी बिरयानी का टेस्ट और कैरेक्टर इसलिए डिफरेंट है कि इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग है, या एक ऐसी चीज डाल दी गई है जो नहीं डाली जाती। क्यों डाल दिया आपने? ये आपने सारा टेस्ट बर्बाद कर दिया। यही वजह होगी ना। ये कैसे हो सकता है कि दोनों ने बिल्कुल एक ही जैसी चीज बनाई हो, एक ही जैसी चीज कि मेरे हाथ में जादू नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं होती, अभी बातें नहीं चलती। तो ये कॉमन सेंस कहती है द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर आर ड्यू टू देयर कंपोजिशन। सो अब हम देख रहे हैं कि सॉलिड अलग बिहेवियर, फिजिकल अपीयरेंस रखता है, लिक्विड अलग फिजिकल अपीयरेंस, गैस अलग, तो देयर मस्ट बी द डिफरेंट कंपोजिशन इन इट। इनमें फर्क इसी चीज का होगा। सो वी डिसाइडेड टू से दैट तीनों चीजें पार्टिकल से मिलकर बनी है, और फिर हमने ये फैसला किया, चूंकि अब अगर आप खुद रूम टेम्परेचर कंसीडर करें और फैसला कीजिए कि रूम टेम्परेचर पर आपको पानी किस शक्ल में मिलता है, लिक्विड ही मिलता है ना। रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड ही होता है। अगर आप उसे फ्रीज करके टेम्परेचर कम करके करते हैं तो वो सॉलिड बनेगा। अभी चेंजेस की तो बात मुझे करनी है ना। अभी मैंने आपसे प्रॉपर्टीज की बात की, कंपोजिशन की, चेंजेस ऑफ मैटर की करूंगा, तो टेम्परेचर चेंज करके यस आई कैन चेंज सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, ये भी बाद में बात आएगी। लेकिन रूम टेम्परेचर पे मैं बात करूं तो मुझे पानी हमेशा लिक्विड मिलेगा, मुझे ऑक्सीजन हमेशा गैस मिलेगी, मुझे आयरन हमेशा सॉलिड मिलेगा। आई कैन नॉट हैव आयरन इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो वजह क्या है? वजह ये है कि तीनों के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सिंस दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सो दे विल बिहेव डिफरेंटली। तो अब वो डिफरेंट बिहेवियर इस वक्त सामने लिखा हुआ है। Substances forces must be solid, the substances which have intermediate forces must be liquid, and the substances which have weak forces, very very weak forces, must be gas। अब एक इन बातों से एक और रिजल्ट निकलता है, और वो रिजल्ट ये निकलता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दे हैव डिफरेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इसका एक मतलब ये है कि इसका एक इम्पैक्ट ये है कि फिर सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चूंकि उनको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मिल रही हैं, तो दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन।
इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि सॉलिड में आप कहें कि इन सॉलिड नेग्लिजिबल डिस्टेंस are present between particles. So solid के particles के दरमियान जो distance हैं वो negligible है, यानी इतने कम है कि आप उन्हें consider ही मत कीजिए। तो सॉलिड मैटर की बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड हैं, इतने क्लोज हैं कि टेक्निकली स्पीकिंग हम उन्हें कह सकते हैं कि देयर इज नो डिस्टेंस। मगर नो की जगह मैंने अगर नेग्लिजिबल लिखा है, साइंस में जब भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए इसका मतलब होता है कि आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि while there might be a little distance which is ignorable. Why I'm saying little distance? Because जब मैं खुद कह रहा हूँ कि particles are vibrating in solid, तो वाइब्रेट करने के लिए उन्हें अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मूव करना पड़ेगा, जगह होगी तो करेंगे ना। तो इट मींस देयर इज अ लिटिल ग्रूम बिटवीन द पार्टिकल्स, वेरी वेरी लिटिल, व्हिच इज इग्नोरेबल, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स बहुत ही मामूली सी वाइब्रेशन कर रहे हैं। इन केस ऑफ लिक्विड कंपैरेटिवली, अगेन यहाँ भी डिस्टेंस बहुत 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 कम है, मगर कंपैरेटिवली विद सॉलिड अ लिटिल मोर डिस्टेंस देन सॉलिड। तो इन क्योंकि फोर्सेस थोड़ी सी वीक हैं, इन लिक्विड distance between particles are more than solids but less than gases. As expected, liquid is intermediate state. Since in every property हम लिक्विड के लिए यही कहते हैं कि वो हर लिहाज से इन बिटवीन है सॉलिड और लिक्विड के, और आखिरी सबसे अहम बात, ये पॉइंट लिखा ही इसके लिए जा रहा है, वरना जनरल वे में तो हम कह देते हैं सॉलिड लिक्विड दोनों के पार्टिकल्स के दरमियान समझो डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि इतना कम है कि वो कंसिडरेबल नहीं है। लेकिन गैसेस की वजह से ये पॉइंट बड़ा अहम है, क्योंकि इसकी एक बहुत 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 अहम खूबी ये है कि इन गैसेस वाइड distances are present between molecules. Molecules के दरमियान बहुत ज़्यादा distances मौजूद हैं। Molecule कहते हैं या particles, अब तक हम कह रहे हैं तो वही सही है। In gases, wide distances are present between particles. So अब shape और volume हमारी base बने for definition. Forces of attraction हमारा नेक्स्ट पॉइंट बना, बल्कि नेक्स्ट पॉइंट बना ये कि हाउ द पार्टिकल्स मूव। इन सॉलिड दे आर मूविंग restrictly and they are just vibrating. In liquid they are moving over one another in the form of layers, and in gases they have a freedom of movement. और फिर आज हमने फोर्सेस और डिस्टेंसेस दो पॉइंट्स और पढ़े, तो अब टोटल 4 बातें हो गई जिनकी बेसिस पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर कर लिया। Their shape and volume, their motion of particles, their forces of attraction between particles and the distances between particles. तो पहला पॉइंट प्रॉपर्टी हो गया कि they have a particular shape and a particular volume, और बाकी तीनों पॉइंट्स जिसमें हमने उनकी मोशन, फोर्सेस और डिस्टेंसेस को डिस्क्राइब किया, बेसिकली गिव यू द आइडिया ऑफ देयर कंपोजिशन। अब हम आते हैं, ये कंपैरिजन हमारा फिनिश हुआ, अब एक आखिरी इंटरेस्टिंग सी बात कर लें इन तीनों के कंपैरिजन के मुताबिक, जिसका भी तस्करा किया मैंने। रिगार्डिंग दी चेंजेस, हम सब जानते हैं कि अगर हम चाहें तो सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिवर्स्ड एज वेल। हम गैस को वापस लिक्विड में और लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल, और ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, आंखों से देख लेते हैं। तो अब अगर हमारी ये स्टोरी सही है, हमने जो अभी आपके सामने एक हाइपोथेसिस बनाया है ये सही है,
तो ये इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि हाउ दिस हैपेंस। तो हाउ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड। हमने कहा अगर आप सॉलिड को हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो फिर एक प्रोसेस होता है मेल्टिंग का और वो लिक्विड बनता है। अब हम सोचिए अपनी कहानी में कि सॉलिड के तो पार्टिकल्स को स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ने होल्ड किया हुआ था, उसके लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि सॉलिड के पार्टिकल्स अब अपनी जगह से मूव करने के काबिल हो गए हैं, इसीलिए लिक्विड बने हैं। ऐसा कैसे हो गया जब उनको फोर्सेस ने पकड़ा हुआ था? तो आपने जवाब दिया बिकॉज यू प्रोवाइड देम हीट विच इज एनर्जी। उस एनर्जी से उन पार्टिकल्स के वाइब्रेशन में इजाफा हुआ होगा। यानी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पता नहीं, हमें याद है, अब जनरेशन का बहुत बड़ा गैप आ गया, अल्लाह जाने आप जानते नहीं जानते, एक कार्टून होता तो अभी भी है, पता नहीं आप लोग की नजरों से गुजरा नहीं, कहते थे पोपाय दी सेलर। बचपन में वही देखते थे, इसलिए हमें तो भाई वही याद है। वो पोपाय दी सेलर जो है पूरे कार्टून में पिटता रहता था, फिर उसको स्पेनिश खिला दी जाती थी तो उसमें इतनी ताकत आ जाती थी कि वो फिर सबका सत्यानाश मार देता था। तो ये वही मिसाल है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड ऑर्डिनरी अंदाज से उसके पार्टिकल्स अपनी फोर्सेस को बीच नहीं कर पाते और बैठे रहते हैं। व्हेन यू प्रोवाइड देम टेम्परेचर इज लाइक ए स्पेनिश टू पोपाय दी सेलर, कि उनके अंदर वो एनर्जी भर जाती है जिससे वो अपनी फोर्सेस को ओवरकम करते हैं एंड दे मूव लाइक ए लिक्विड। तो अब ये बड़ा रीजनेबल अप्रोच है, क्योंकि हम नोटिस करते हैं एवरी सॉलिड हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट विच शोज दैट कि जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो वेट करता है कि आप उसे एनर्जी देते जाएं देते जाएं देते जाएं। जैसे ही वो एनर्जी उस क्रिटिकल वैल्यू पर पहुंचेगी कि वो अपनी फोर्सेस को ओवरकम कर ले, देन इट विल मेल्ट। एंड सिंस द फोर्सेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट सॉलिड, all needs different temperature to melt themselves. That makes a good sense of a story. सेम इसी तरह जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस, एंड द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग इज कॉल्ड कंडेंसिंग। जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो रिवर्स हो जाता है ना, एवरी गैस आफ्टर डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर कैन बिकम ए लिक्विड, और लिक्विड को फ्रीज करके आप सॉलिड बना सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को ज्यादा करें तो भी और कम करें तो भी आप मैटर की स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये है हमारा हाईलाइटिंग फीचर मैटर का, जिसको हमने अभी हाईलाइट किया है इसलिए क्योंकि अब हम इन सब को अलग अलग पढ़ेंगे। यूँ समझ लीजिए कि अगर मैंने कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक आपको दी थी और वो आपकी समझ में भी आ गई थी तो वो तो बोनस हो गया, वरना ये तो मैं आपको इस चैप्टर की हाईलाइट सुना रहा था, ट्रेलर दिखा रहा था। ये है इंट्रोडक्शन, ताकि आपके दिमाग में तीनों स्टेट्स कम से कम अपने इंट्रोडक्शन से क्लियर हो जाए, क्योंकि अब चैप्टर में हम 3 पोर्शंस कर देंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज कंपैरेटिवली लेंथी वन आल्सो, इट्स अबाउट गैस। तकरीबन आधा चैप्टर गैस के बारे में, एंड रिमेनिंग हाफ के हमने 2 हिस्से किए हैं, एक लिक्विड है और एक सॉलिड। तो 25% लिक्विड, 25% सॉलिड, एंड 50% ऑफ द चैप्टर इज गैस। इस तरह इस चैप्टर के हमने 3 पार्टीशंस किए, 3 पोर्शंस कर दिए। सबसे पहले गैस के बारे में पढ़ेंगे, लेंदी भी है और कंपैरेटिवली इम्तिहान के लिहाज से ज्यादा तो मार्क्स इस पोर्शन में ज्यादा। अगर इस पेपर में मैंने कहा था इस चैप्टर से 20 मार्क्स बनते हैं, तो उसमें से तकरीबन 12, इवन मोर देन 50% गैस में से होते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहरहाल हमें पढ़ने तो सभी हैं, कम नंबर वाला जो अगर है, अगर लिक्विड और सॉलिड में से कम मार्क्स आते हैं तो वो है भी छोटा, गैस ही सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इससे ये हुआ कि अब हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को अलहदा अलहदा डील करेंगे। ठीक हो गई बात? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, गैसियस स्टेट। अब हम हर चीज को पूरा पूरा डिस्क्राइब करेंगे। सो व्हेन वी से गैसियस स्टेट, अब ये बातें कम से कम हमें पता हो गई कि गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विद इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहली बात जो हम पढ़ना चाहते हैं, अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है बेशक वो इंट्रोडक्शन है, उससे हमारा मकसद था आपको आपकी बेसिक्स याद दिला दें। बट इसका अगर किसी ने ये मतलब लिया नहीं कि चलो कोई बात नहीं, इम्तिहान में तो अब जो चीज़ें वो आएंगी, तो ऐसा नहीं है। हम ऐसी कोई चीज़ ना कराना चाहेंगे और ना ही करानी चाहिए जो इतनी फालतू हो गए, उससे हमें एग्जाम में कोई हेल्प ही नहीं मिल रही। इतना टाइम नहीं है भाई कि बाकी चीज़ें पढ़ाएं। तो हर चीज़ हम का पर्पस जरूर होगा, उसका लिंक एग्जाम से होगा। तो ये जो हमने चीज पढ़ी, ऑब्वियसली इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये बातें आपने पढ़ी कंपैरिजन
ये हमारे MCQs में आता है और हम भी आपसे इसके MCQs इंशाल्लाह लेंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। So ये कंपैरिजन के हाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम with each other on the basis of their motion of particles or forces of the particles or the distances or shape and volume, इससे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछते हैं। और अब जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। थोड़ी सी अब आपको डिफिकल्टी होगी इस बात में, ये मैं टॉपिक की नहीं कह रहा हूँ, इस पूरे ईयर के लिए कह रहा हूँ। ये डिफिकल्टी ये होगी कि वैसे भी आप मैट्रिक से पढ़ कर आए थे जहाँ एक बहुत बड़ा रुझान था 5 ईयर से तैयारी करने। अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक में तो खैर उसकी नौबत नहीं है, लेकिन 9 तक तो ऐसे ही था। अच्छा, 9th मैट्रिक में भी मैं खैर इस बात के हक में तो नहीं होता, क्योंकि 5 ईयर की तैयारी का मतलब बच्चों ने ये ले रखा है कि पिछले 5 साल के पेपर्स पूरे कर ले बस हो गया पेपर। ऐसा नहीं होता, और जो बच्चे ऐसा करते हैं तुक्के में उनके कहीं नंबर आ जाए तो और बात है, अदरवाइज उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं आते। 9-10 में शायद तुक्का लग जाता हूँ तो कहीं कहीं आ जाता हूँ, लेकिन इंटर में तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने ऐसा सोचा कि पिछले 5 साल के पेपर्स की तैयारी कर ली जाए तो आप बस पास हो जाएंगे। 85 में से 28 मार्क्स आ जाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ पास होने के लिए नहीं बैठे हुए। तो 5 ईयर से हम गैस करते हैं एक और भी बात, कि पिछले साल क्या आया था तो इस साल क्या आ सकता है। अब हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल इस साल ये हो जाएगी कि पिछले साल का पेपर ही नहीं हुआ, इसलिए जो क्वेश्चंस पिछले साल इम्पोर्टेंट थे वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो इस साल होने चाहिए थे अदरवाइज, भाई इस साल के लिए ज़रूरी था कि 2000 अब आपका 2021 में पेपर होगा तो 2019 में जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे वो इस साल वालों के लिए इम्पोर्टेंट होते। अब ये दोनों आपके लिए हो गए, इसका मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेस अबाउट योर इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट, आपके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये टॉपिक बहरहाल अमूमन हर ऑल्टरनेट ईयर में आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये क्या है, ये जाना पहचाना है, नाम सुना हुआ होगा। दिस इज नाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, शॉर्ट में कहते हैं KMT। This kinetic molecular theory is actually described for gases। ये पूरी बात लिख दूं या ना लिखूं चलेगा, क्योंकि जब मैं सिर्फ कहता हूं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो इट मींस इट इज फॉर गैसेस, बिकॉज ये सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, थोड़ी थोड़ी कहीं बाद में कंफ्यूजन हो जाए। द थ्योरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाज प्रोपोज्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसकी जबरदस्त कामयाबी की वजह से हमने इसी थ्योरी के पॉइंट्स को एक्सटेंड करके उसकी मदद से सॉलिड और लिक्विड को भी एक्सप्लेन किया था, बट देयर इज नो सेपरेट थ्योरी फॉर दोज स्टेट्स ऑफ मैटर। यही एक थ्योरी जो गैसेस की थी, इसी को उस पर भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसलिए हम सिर्फ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखें या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस लिखें, इट मींस द सेम थिंग। व्हाई गैसेस वर सो इंपॉर्टेंट कि इसके पीछे लग गए आप, तो भाई बात ये है कि ये बेचारी बड़ी मजलूम स्टेट ऑफ मैटर है, कोई इसे लिफ्ट ही नहीं कराता। ये कब लिफ्ट मांगती है भाई हमसे जो हम इसको लिफ्ट कराएं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सॉलिड और लिक्विड जो हैं उनके बारे में आपका दिमाग बड़ा अलर्ट है और उन्हें स्टेट ऑफ मैटर मानता है, लेकिन आप गैस को स्टेट ऑफ मैटर मानते ही नहीं है। अजीब सी बात कर दी सर आपने, हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते हैं वो आपको क्या पता, और हम तो मानते हैं गैस को स्टेट ऑफ मैटर। किसने कहा? ये आप मुंह से मांगते हैं, दिल से नहीं मांगते हैं। कैसे? मैंने कहा मैं साबित कर देता हूँ, कीजिए भाई। फर्ज कर लें कि हम आपसे ये कहें कि जहां आप बैठे हैं आपके घर के वॉशरूम में हमने 3 बकेट्स रखे हुए हैं, बाल्टियां रखी हुई हैं भाई, जाकर देखिए उसमें क्या है। सपोज करवा रहा हूँ, चले मत जाइएगा। तो फर्ज किया आप गए, आपने वॉशरूम पे देखा, वाकई सर ने कहा था 3 बकेट्स पड़े हुए। क्या है भाई उसमें? आपने देखा कि उसमें एक में मट्टी भरी हुई है, एक में पानी भरा हुआ है, एक खाली है। आप वापस आके मुझे यही बताएंगे ना, सर एक वाली बाल्टी में तो मट्टी भरी हुई थी, एक में पानी भरा हुआ था और एक खाली पड़ी हुई थी। क्या आप ये कहेंगे कि एक में गैस भरी हुई थी?
अब आप चालाक बनने की कोशिश में कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप अगर ऐसा कहेंगे तो हर सुनने वाला आप पे हंसेगा। हम कभी भी ये नहीं कहते, हम कहते हैं ये बाल्टी खाली है, कहते हैं कि नहीं कहते। तो जो बाल्टी खाली होती है, क्या वो खाली होती है? उसमें एयर तो होती है ना भाई। तो आपने कभी ये कहा कि इस बाल्टी में एयर भरी हुई है? नो, आपने कहा खाली है। पानी वाली बाल्टी को आप कहेंगे पानी भरा हुआ है, उसकी एग्जिस्टेंस को मानेंगे। मट्टी वाली बाल्टी कहेंगे मट्टी भरी हुई है। लेकिन आप खाली को कभी ये नहीं कहेंगे उसमें एयर भरी हुई है, हालांकि उसमें एयर है, क्योंकि आप दिल से एयर को स्टेट ऑफ मैटर मानते ही नहीं। और सोचिए, आपको और पता चलेगा। एक कमरे में जाए आप, उस कमरे में कुछ भी नहीं है, फर्नीचर भी निकाल दिया, क्या कहेंगे? सर खाली है कमरा। अरे भाई खाली है कमरा मतलब उसमें एयर भरी हुई है यार। आप कभी भी नहीं कहेंगे एयर भरी हुई है। आज कहकर देख ले, लोग आपको पागल समझेंगे। टेस्ट कर लीजिए ऐसी, आज अपने घर वालों से कहिए देखो ये बाल्टी पड़ी हुई है ना, इसमें एयर भरी हुई है। बच्चे, आपके पेरेंट्स हंसेंगे, बोलेंगे 2 दिन कॉलेज गया है, इसको ऑनलाइन क्लासेस में दिमाग पे असर पड़ गया इसका। वी नेवर कंसीडर इट एज ए सेपरेट स्टेट ऑफ मैटर। मेंटली हम उसे नहीं मानते, चाहे याद दिलाने पे क्या, हाँ बात तो सही कह रहे हैं यार, इसमें यही तो भरी, लेकिन नहीं मानते। वाई? इसलिए नहीं कि वो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, इसलिए कि भाई वो हमें, हमसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा। देखिए सॉलिड फील हो जाता है, हाथ लगा लें, पकड़ लें, उठा लें, लिक्विड भी है। लेकिन गैस, अनफॉर्चुनेटली कहिए कि जिन गैसेस का हमसे हर हर लम्हे इंटरेक्शन है ना उनका कलर है, ना उनकी स्मेल है, ना उनका टेस्ट है। जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, साइंस के बताने पर हम ये रियलाइज भी कर लेते हैं और मान भी लेते हैं, हाँ हाँ ये करके सांस लिया ना सर तो ऑक्सीजन अंदर गई है, ये नहीं जाती तो अल्लाह पता नहीं हमें क्या हो जाता, मान लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस पर मतलब अजीब सा लगता है, इनको नजर ही नहीं आ रही है क्या बात है। अब जरा मैं सिचुएशन बदलता हूँ। फर्ज कीजिए मैं आपको एक कमरे में जाने को कहता हूँ जो बकौल हमारे खाली है, नो फर्नीचर, नथिंग एल्स, बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है, और उसमें एयर भी कौन सी मैंने रख दी, स्मोक भर दिया, धुआं। और वो भी वो धुआं जिससे खांसी आया आपको फौरन, जरा तेज स्मेल वाला धुआं। आपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर से जैसे ही वो धुआं आपके नाक में गया, आप खांसते हुए बाहर आएंगे और कहेंगे यार ये कहाँ भेजिए, क्या भरा हुआ है कमरे में ये। अब जुमला होगा क्या भरा हुआ है कमरे में। अब आप ये नहीं कहेंगे खाली है, हालांकि अभी भी हवा ही भरी हुई है ना, गैस भरी हुई है, लेकिन उस गैस का कलर भी था, तो व्हाइट स्मोक नजर आया। उस गैस की स्मेल इतनी गंदी थी कि आपको खांसी के दौरे पड़ गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये कमरा खाली था। कोई पूछेगा भाई क्या हुआ था कमरे में, क्या था, अरे यार उसमें धुआं भरा हुआ था, क्या गंदी स्मेल थी। ये आपके स्टेटमेंट हैं। इसका मतलब है गैस के साथ हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे नॉर्मल सेंसेस से इंटरेक्ट नहीं करते, वो गैसेस जो हमारे आसपास मौजूद है। तो इसीलिए गैस का बिहेवियर समझाने के लिए हमें एग्जाम्पल्स बनानी पड़ती हैं, जैसे मैंने अभी बनाई। मुझे यही लिक्विड बताना होता, मैं कहता आपके सामने पड़ा हुआ है, पानी पी रहे हैं आप, खत्म हो गई कहानी। वो तो इस तरह है ना कि उसकी एग्जाम्पल नहीं बनानी पड़ती। इसकी तो हर बात बताने के लिए हमें एक सिचुएशन हाइपोथेसाइज करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में रंग बिरंगी गैसें देखी हैं, सिवाय उस धुएं के जो गाड़ी के साइलेंसर से निकलता है, काला या सफेद, या जब कहीं आग लगती है तो काला धुआं या सफेद धुआं निकलता है, वो एक व्हाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक गैशियस फेज में है। हम किसी गैस को अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं देख पाते जो कलरफुल हो। क्या आपने किसी रेड कलर की गैस को अपनी जिंदगी में देखा है? फिल्मों में देख लिया हो कहीं, तो मैं नहीं कह सकता। अपनी लाइफ में रेड कलर की गैस, ग्रीन कलर की गैस, ब्लू कलर की गैस, वॉयलेट कलर की गैस, ये सारी गैसें हैं। और अगर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज भी आना नसीब हो गया और प्रैक्टिकल्स किए आपने, तो इसमें से वॉयलेट कलर की भी गैस, रेड कलर की भी गैस, सारी गैसें आप प्रैक्टिकल में बना लेंगे। लेकिन फिर वही बात आएगी कि फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन लैब में गए, 10 मिनट आपने गैस देखी, खुश हो गया उसका कलर देख के, दैट्स इट। बट आप अपनी नॉर्मल डे लाइफ में पता नहीं कितने सॉलिड और कितने लिक्विड से एक्सपोज हो रहे हैं, मगर ऐसी गैस जो नजर आए उसका नाम निशानी नहीं है। That's why to explain the behavior of gas, it's a very challenging thing. Number one. Number two, ये वाहिद स्टेट ऑफ मैटर थी जिसका वॉल्यूम फिक्स है, वरना लिक्विड का भी फिक्स है, सॉलिड का भी, तो इसका बिहेवियर और चैलेंजिंग हो गया। नतीजा ये हुआ कि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। आप तो हर चीज की अहमियत इस तरह से करते हैं कि एग्जाम में कितने नंबर की आ रही है और हमें याद करने में कितना टाइम लगेगा, आपका तो क्राइटेरिया ये हो जाता है ना। लेकिन साइंस के लिए इंपॉर्टेंस बनती है कि उसने साइंस पर क्या इम्पैक्ट छोड़ा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हो सकता है फॉर सम ऑफ अस इट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, it was 1857 when we proposed this theory.
बड़ा बड़ा एक दुखड़े, क्योंकि बिल्कुल खत्म हो गई है ना पीरियड की कहानी, तो अब थ्योरी तो हम बाद ही में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये दुखड़े वाली बात सुना दूं आपको। 1857 से हो सकता है हम में से कुछ बच्चों की जनरल नॉलेज इतनी अच्छी है उनको याद आ जाए। दैट वाज द ईयर जब हमारे इलाके में, यानी इंडो पाक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया है, वी वर इंगेज्ड इन ए फ्रीडम वॉर। पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ते होंगे 1857 में जंग आज़ादी हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उसमें तमाम मुस्लिम्स, इंडियन, हिंदूज और सिख, ये सब ने कंबाइन होकर, जिस पर वो इंडिया वालों ने एक मंगल पांडे फिल्म भी बनाई है, तो ये दैट वाज इनिशिएटेड बाय दैट जेंटलमैन मंगल पांडे। और ये 1857 में हम अपनी सर्वाइवल की वॉर लड़ रहे थे जिसमें हम हार गए थे। जो ये लोकल लोग थे सारे ये हार गए थे बहरहाल, लेकिन ये एक सर्वाइव। तो हमारा स्टेटस ये था 1857 में इस इलाके के लोगों का कि वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द रूलर्स फॉर आवर सर्वाइवल। तो क्या तरक्की, क्या डेवलपमेंट, क्या पढ़ाई, क्या करते होंगे भाई, कुछ नहीं, जीरो। और उस वक्त यूरोप क्या कर रहा था, जितने भी लीडिंग साइंटिस्ट थे उस वक्त, उन सब का कंबाइन वर्क है ये KMT। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसी एक साइंसदान ने एक दिन में नहीं बनाई है। ओवर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 200 years, फ्रॉम 1660 टिल 1857, ये तकरीबन 200 साल बनते हैं, 2 centuries। इस सेंचुरीज में बहुत सारे साइंसदानों ने इंडिविजुअली कुछ काम किए जो सेफ होते गए, और फाइनली 1857 में अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट यूजिंग ऑल दोज इंफॉर्मेशन जो 200 years से उनके पास थी, और अपने नॉलेज, एक्सपेरिमेंट सबको यूज करके उन्होंने ये कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी प्रपोज की, जिसके बारे में उनका कहना ये था कि ये हमारी सारी नॉलेज जो इस वक्त 1857 में वी हैव अबाउट मैटर, ये उस सारी नॉलेज की समरी है, which try to explain the matter, especially gas, or if we successfully explain the gas behavior, we can explain the other as well। यानी इतना बड़ा दावा करके उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, यानी ये उसके सारे काम का, यानी ये उस वक्त की पूरी साइंस थी, ये ऐसी थ्योरी थी। कुछ अब नाम तो क्या, वैसी बात है, आपको क्रिकेटर्स के नाम याद होते हैं, आपको एक्ट्रेस और फिल्मी जितने हैं एंटरटेनमेंट वाले उनके नाम याद हो, साइंसदानों के नाम आपको क्यों याद होंगे भाई, आपको हमसे क्या लेना देना। बहरहाल जिन लोगों ने ये पेश किए थे वो उस वक्त के लीडिंग साइंटिस्ट थे, वो बोल्ट्जमैन, क्लॉसियस, मैकमिलन, ये वो सारे चंद नाम मैंने आपके सामने लिए जो उन्होंने उस जिस जमाने में ये सब हो रहा था उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की। तो अब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। इसमें वर्ड काइनेटिक का मतलब है मोशन, मॉलिक्यूल वही पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, तो इसका एक और नाम भी बनता है, अगर हम लफ्ज मॉलिक्यूल यूज ना करें तो काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी भी कह देते हैं, क्योंकि अभी तक हम भी आपसे ये कह रहे हैं पार्टिकल का हो या मॉलिक्यूल का हो एक ही बात है, लेकिन हमारी बुक ने खास तौर पर यहाँ चूंकि मॉलिक्यूल का लफ्ज यूज किया हम वो यूज करेंगे। तो दिस इज द थ्योरी विच डील्स विद द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हम गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गई बात। तो अब हम यहाँ से इंशाल्लाह इस थ्योरी के पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करेंगे। हमने आज सिर्फ एक ही स्लाइड टेक्निकली देखा जाए तो लिखी है, ये तो ऐसी समझाने के लिए दोनों मैं आपसे शेयर कर लूंगा ग्रुप में, ताकि अगर किसी का लिखने से कोई काम रहता है तो वो परेशान ना हो। ठीक हो गई बात। थैंक यू वेरी मच।